Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi Kaveri textbook for class 8, lesson 10. Topic will be Need ka Nirmaan, composed by हरिवंश राय बच्चन. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक. मैं आज आपको कक्षा 8 के हिंदी कावेरी टेक्स्ट बुक के पाठ्य पुस्तक की नीड़ का निर्माण, जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है कविता, उसके अभ्यास प्रश्नों का मैं उत्तर आपको बताऊंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और यथा स्थान पर अपने उत्तर पुस्तिका पर में लिखिए. तो सूत्रलेख हम इसे बोल रहे हैं, आप उसे लिखेंगे. आह्वान, उत्पात, मोहनी, विनिर्मित, क्रोध. तो मौखिक प्रश्न ओरल क्वेश्चंस हैं. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. कवि ने फिर से किसके निर्माण की बात कही है? दूसरे का है और मौखिक प्रश्न है. कवि ने फिर से किसके निर्माण की बात कही है? तो ये प्रश्न हो गया. कवि ने फिर से किसके निर्माण की बात कही है? उत्तर होगा कवि ने फिर से नीड़ के निर्माण की बात कही है. फिर से घोंसले, नीड़, घोंसले, आशियाना, घोंसले के निर्माण की बात कही है. तो ये का प्रश्न का उत्तर रहा. कवि ने फिर से किसके निर्माण की बात कही है? तो कवि ने फिर से नीड़ के निर्माण की बात कही है. आदि उठने से नभ में क्या परिवर्तन होता है? ख प्रश्न. उठने से नभ में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर हो जाएगा आंधी उठने से नभ में अंधेरा छा जाता है. अंधेरा छा जाता है तथा दिन में ही रात का आभास होने लगता है. में ही रात का आभास होने लगता है. कवि ने कहा कि पूछा प्रश्न ये है कि आंधी उठने से नभ में क्या होता है? धूल हो जाती है, अंधेरा छा जाता है, बादल गिर जाते हैं और दिन में ही रात का आभास होने लगता है. और ग प्रश्न है कि घोंसले की क्या दशा हुई? तो घोंसला छिन्न भिन्न हो गया. अब आप समझिए कि जिस तूफान आया और जिस डाली पर, जिस वृक्ष पर घोंसला लगा था, वह वृक्ष ही गिर गया. तो घोंसला, आशियाना, रहने का जगह छिन्न भिन्न हो गया. लेकिन पक्षी उड़ गया और पक्षी पुनः घोंसला बना दिया और आज फिर जो होता है कि अपनी पूर्व अवस्था में है. तो यहाँ है घोंसलों की क्या दशा हुई? घोंसलों की क्या दशा हुई? उत्तर क्या हो जाएगा कि तूफान, डिजास्टर, प्रकृति के जो होता है प्रलय आने पर, तूफान आने पर वृक्ष गिर गए तो घोंसले भी
नष्ट भ्रष्ट हो गए। परंतु पक्षी आकाश में उड़ गए तथा उन्होंने फिर नीड़ का निर्माण किया। इसका मुख्य भाव यह है कि अगर एक बार किसी प्राकृतिक विपदा से किसी कारण अगर आपको थोड़ी समय के लिए क्षति पहुंचे तो उस पर हमें निराश नहीं होना है, अपने प्रगति के बारे में सोचना है और फिर से अपने घोंसले का निर्माण कर लेना है, अपने निर्माण स्थान को बना लेना है और आशा और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। अब एक बार फिर हम मौखिक प्रश्नों का उत्तर बताना चाहेंगे। तो कवि ने फिर से किसके निर्माण की बात कही है? तो उत्तर हो जाएगा कवि ने फिर से नीड़ अर्थात घोंसले के निर्माण की बात कही है। ख प्रश्न है, आंधी उठने से नभ में क्या परिवर्तन होते हैं? तो आंधी उठने से नभ में अंधेरा छा जाता है, बादल घिर जाते हैं, दिन में ही रात का अनुभव होने लगता है, आभास होने लगता है। घोंसलों की क्या दशा हुई होगी? तो वो तूफान आने पर, प्रलय आने पर जब वृक्ष गिर गए तो घोंसलों की दशा तो आप विचार कर ही सकते हैं। घोंसले छिन्न भिन्न हो गए, लेकिन उसमें रहने वाले पक्षी आकाश में उड़ गए और उन्होंने फिर से नीड़ का निर्माण किया, फिर से अपना जो होता है आशियाना बनाया, रहने का स्थान बनाया। तो अभ्यास प्रश्नों का उत्तर आपको बता रहे हैं और अभ्यास प्रश्न इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को। अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न, कविता के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तीसरा प्रश्न, कब इसके आह्वान की बात करता है? नीड़ के, अंधेरा के, नेह के, तो नेह हो जाएगा। नेह का आह्वान, फिर नेह, श उत्तर सही है। और तीसरे के खा का, धूल धूसर बादलों से क्या अभिप्राय है? मिट्टी से भरे हुए बादल, बादलों का धरती पर आ जाना, धूल से मिले हुए बादल और काले बादल। धूल धूसर बादलों से क्या अभिप्राय है? धूल से दूषित, धूल से मिले हुए बादल, ये हो जाएगा बा। धूल से मिले हुए बादल, इसका अर्थ हो जाएगा धूल से मिले हुए बादल। निराशा रूपी रात्रि के भय से कौन भयभीत है? जन, कण, प्रलय, भूधर। तो जन और कण, कण और जन दोनों, यह है भीत जन जन, भीत कण कण, दोनों है। तो जन और कण दोनों है, इसमें दोनों उत्तर। निराशा रूपी रात्रि के भय से कौन भयभीत है? तो इसमें दोनों दिए हैं। तो इसमें दिया गया है कि ये रात के उत्पात भय से भीत जन जन, भीत कण कण, तो ये दोनों उत्तर सही होंगे, जन और कण दोनों उत्तर सही होंगे। का है बा का, यहाँ पे तीसरे के ग का, जन और कण दोनों सही हो सकते हैं। तीसरे का ग, नाश रूप के दुख से कौन सा सुख नहीं दब सकता? निर्माण का सुख, ऊषा का सुख, आह्वान का सुख, निर्माण का सुख इसे लिखेंगे। ग का निर्माण का सुख, आ उत्तर। तो निर्माण का सुख नहीं दब सकता। तीसरा का अंग है,
क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों से भी में भी कौन मुस्कुराती है सृष्टि? प्राची। तो सृष्टि ही इसका उत्तर होगा। क्रुद्ध नभ के ब्रज दंतों में उषा है मुस्कुराती, तो उषा लिख सकते हैं इसको, उषा। इसका उत्तर हो जाएगा उषा, बड़ा उ रहेगा उषा। तो ये है तीसरे के का है शास ने, तीसरे के खा का बा है धूल से सने हुए धूल से मिले हुए बादल, और ग जन और कर्ण दोनों उत्तर सही होंगे, और घ का निर्माण का सुख, और अंगा ऊषा। तो इस प्रकार ये प्रश्नों के उत्तर है। अब चौथा है लिखित प्रश्न भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा लिखित प्रश्न में है भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये भाव हम आपको अर्थ के रूप में बता चुके हैं। तो बोल आशा के विहंगम किस जगह तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निस्तान फिर फिर। का कवि कह रहा है कि हे आशा रूपी पक्षी, बताओ तुम आकाश में किस जगह छिपे थे, जो गगन पर पुनः चढ़ करके वो जो गर्व से अपने जो होता है कि गान को, अपने तान को फिर सुना रहे हो। अर्थात आशा से ही संसार का जो होता है कि जीवन चल रहा है। तो बोल आशा के विहंगम, विहंगम बड़ा दृश्य, विहंगम पक्षी। तो कहते हैं कि हे आशा के पक्षी, बता तू किस जगह छिपा था, जो गगन पर चढ़ करके, आकाश पे चढ़ करके गर्व से अपना सीना तान करके गान गा रहा है। अर्थात इस संसार का प्रलय के बाद आशा के द्वारा ही चलता है। जीवन में अगर आशा क्षीण हो जाए तो फिर उसका चलना मुश्किल है। कहे नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर फिर। तो कवि कहता है कि नाश के दुख से कभी भी निर्माण का सुख नहीं दबाया जा सकता है। तो चक्र परिवर्तनतेश दुखानि च सुखानि च, सुख और दुख चक्र के पहिए की तरह घुमा करते हैं। अगर प्रलय होता है तो उसका सृष्टि की भी रचना भी होती है, अगर रचना है तो प्रलय भी होगा। तो इससे जो द्वंद्व हमारे जीवन में चलते रहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, निर्माण विनाश, उसको हम देखते हुए हमें कभी निराश नहीं होना है। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का अवसान फिर फिर, प्रलय की जो होता है निस्तब्धता से, शब्दहीनता से सृष्टि का नवगान फिर सृष्टि का जो होता है नया गाना फिर से जो होता है जागृत होता है। प्रलय होता है तो निश्चित रूप से सृष्टि भी होती है। ये इसके रहे भाव। अब पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। कह रहे हैं कि एक तिनका लेकर के चिड़िया आकाश में उड़ रही है, एक छोटा सा प्रयास चिड़िया कर रही है, वह 49 पवन के को नीचा दिखाती हुई आकाश में उड़ रही है। पवन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, उनको एक प्रकार से चुनौती देती हुई आकाश में आगे बढ़ रही है। पवन की संख्या हमारे वेदों में, हमारे ऋग्वेद में 49 बताया गया है। तुलसीदास जी ने भी 49 पवनों की गणना की है। कहा है कि जब हनुमान जी जब लंका दहन करने लगे तो उस समय 49 पवन चले। हरि प्रेरित तही अवसर मर्द चले 49, अट्ठहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। तो 49 पवनों की गणना की है। तो बस सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती वह आशा रूपी पक्षी जो आकाश में एक छोटी सी तिनका आशा की लेकर उड़ रही है, वह 49 पवनों प्रलय के जो होता नीचा दिखाती हुई जा रही है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। कहीं नाश के दुख से निर्माण का सुख नहीं दबाया जा सकता, प्रलय की नीरवता से सृष्टि का नवगान पुनः जागृत होता है। तो नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर जो होता है घोषणा के निर्माण किया जाता है। फिर जो होता है अपने जो होता है रहने का स्थान बनाया जाता है, प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं और नेह का आह्वान फिर प्रेम का निमंत्रण किया जाता है। कवि ने पवन 49 क्यों कहा है? कवि ने पवन 49 क्यों कहा है? कहाँ प्रश्न है? कवि ने
काव्यों एवं शास्त्रों में कुल पवनों की गणना 49 पड़ी थी। अतः प्रलय के समय सभी पवनों के चलने की बात कही है। चलने की बात कही है। कवि ने काव्यों शास्त्रों वेदों में 49 पवनों की संख्या पड़ी थी। अतः उसने प्रलय के समय पूरे 49 पवनों के चलने की बात कही है। चिड़िया चोंच में तिनका लेकर क्यों जा रही है? चिड़िया चोंच में तिनका लेकर के अपने नीड के निर्माण के लिए जा रही है। चिड़िया चोंच में तिनका लेकर प्रलय की परवाह न करते हुए अपने नीड अर्थात घोंसले के निर्माण के लिए जा रही है। घोंसले के निर्माण के लिए जा रही है। तो चिड़िया अपने चोंच में तिनका लेकर प्रलय की परवाह न करते हुए अपने नीड अर्थात घोंसले के निर्माण के लिए जा रही है। गाय चिड़िया पवन को नीचा किस प्रकार दिखा रही है? पवन के वेग से सारे चट्टान भी विचलित हो गए, पेड़ गिर गए, भवन धराशायी हो गए, लेकिन चिड़िया अपने मार्ग पर आकाश में उड़ रही है। अर्थात पवन को वह नीचा दिखाते हुए ऊपर उड़ जा रही है। पवन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। चिड़िया पवन के वेग का निरादर करके आकाश में तिनका लेकर उड़ रही है। अतः वह पवन को नीचा दिखा रही है। चिड़िया पवन के वेग का निरादर करके आकाश में तिनका लेकर उड़ रही है और वह अपने नीड का निर्माण करना चाहती है, अपने घोंसले का निर्माण करना चाहती है। अतः वह पवन को नीचा दिखा रही है। कवि के अनुसार नाश के दुख से क्या नहीं दबता? कवि के अनुसार नाश के दुख से निर्माण का सुख नहीं दबता। दुख से निर्माण का सुख नहीं दबता। अंग अर्थ लिखिए निस्तब्धता और प्रलय। निस्तब्धता का मतलब नीरवता, शब्दहीनता, ट्रैंक्विलिटी। और प्रलय प्रलय नाश, विनाश। ये है आज के प्रश्न का उत्तर और शेष उत्तर हम अगले दिन देंगे। आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे।